चलिए बात करते हैं, कुछ क्वेश्चंस आंसर हम लोग तैयार करेंगे। आप लोग बहुत आराम से देखिएगा, समझिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगर बाय द वे कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो आप लोग वीडियो में कमेंट करके डालिएगा, उस क्वेश्चन को हम दोबारा डिस्कस कर देंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस हैं, उनके आंसर पे बात करेंगे। ध्यान से सुनिएगा। ये कह सकते हो पर्यावरण से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन चलिए आपकी स्क्रीन पर है। पर्यावरण में निर्मुक्त हो जाने वाली सूक्ष्म कणिकाओं माइक्रोबिट्स, आमतौर पे प्लास्टिक की होती हैं। ध्यान रखिए, प्लास्टिक के जो माइक्रो पार्टिकल्स हैं उनकी बात की जा रही है। तो प्लास्टिक के माइक्रो पार्टिकल्स पे हमने कहा है माइक्रोबिट्स के विषय में अत्यधिक चिंता क्यों है। पर्यावरण में जो ये माइक्रोबिट्स आ रही हैं, इनकी चिंता ज्यादा क्यों की जा रही। भाई बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, तो चिंता का विषय क्यों बने, ये मुद्दा है। तो 4 ऑप्शन है, आपको पहले विचार करना कौन सा इसमें समस्या ज्यादा पैदा कर रहा है। ये समुद्री पारितंत्रों के लिए हानिकारक मानी जाती हैं, ये बच्चों में त्वचा कैंसर होने का कारण मानी जाती हैं, ये इतनी छोटी होती हैं कि सिंचित क्षेत्रों में फसल पादपों द्वारा अवशोषित हो जाती हैं, अक्सर इनका इस्तेमाल खाद्य पदार्थों में मिलावट के लिए किया जाता है। ध्यान रखिएगा, माइक्रोबिट्स धीरे धीरे समुद्री जल में घुल रही हैं, उससे समुद्री कह सकते हो जीव जंतुओं के जीवन पर संकट है। ये इसका केवल मात्र सबसे बड़ा कारण है। तो हम इसमें ये वाला ए वाला टिक कर रहे होंगे, इसी को हम लोग कहेंगे कि यही इसका मेन लॉजिक है। तो चलिए बात करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन को। अगर हम लोग टिक करें या आंसर दें तो क्या देंगे, ये मुद्दा है। तो हम लोग कहेंगे ए। दूसरा क्वेश्चन सुने, ग्रीन वॉश इंगित करता है। आपने माइंड वॉश सुना होगा, ब्रेन वॉश सुना होगा। जैसे ब्रेन वॉश होता है कि झूठी झूठी बातें समझा करके किसी को किसी काम के लिए तैयार कर लेना, उसी तरह ये ग्रीन वॉश है। ग्रीन वॉश इंगित करता है झूम खेती, पर्यावरण संरक्षण का झूठा वादा। देखो ये बात समझना, झूठा वादा पर्यावरण संरक्षण, हरियाली हटाना, नदी का जल, तो इसमें झूठा वादा। झूठा वादा क्या एक्चुअली में कंपनियां करती हैं सरकारों से कि हम पर्यावरण में ये सुधार करेंगे अगर हमको कह सकते हो अनुमति मिलती है तो, और अपना काम कर लेती हैं, पैसा बना लेती हैं, उसके बाद वो काम नहीं करती हैं। तो इसको एक नया वर्ड इसके लिए दिया गया, ग्रीन वॉश। तो ये चीज आप इस तरह तैयार करेंगे। ये पहला और दूसरा क्वेश्चन हुआ। चलिए हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कई हमारे पास क्वेश्चंस हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, मानव गतिविधियों से परिवर्तित पर्यावरण कहलाता है। मानव का शब्द ध्यान रखो एंथ्रो से होता है। तो यहां अगर कभी मानव संबंधी कोई बात की जाए तो उसका कह सकते हो ग्रीक वर्ड एंथ्रोपोजेनिक है। तो ये मानव गतिविधियों से परिवर्तित पर्यावरण कहलाता है एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण। बस इसमें और ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं। जैसे मानव से रिलेटेड कोई वर्ड आए और ग्रीक लैंग्वेज में उसको आप देखिएगा तो एंथ्रो होगा। नीचे 2 कथन है, ध्यान से देखें, और उनमें हमें पहचानना है कि कौन व्याख्या कर रहा है या नहीं कर रहा है। सतत विकास, अभी मैंने बोला था एसडीजी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। सतत विकास मानव समाज के कल्याण हेतु महत्वपूर्ण है। बताइए 17 गोल अभी पीछे हम लोगों ने पढ़े थे सतत विकास के, तो कल्याणकारी तो है हमारे लिए। यानी ये कथन जो बात कह रहा है वो सही कह रहा है। दूसरा देखिए इसका कारण, सतत विकास से अभिप्राय ऐसे विकास से है जो भावी पीढ़ी की जरूरतें पूरी करने की योग्यता को प्रभावित किए बिना वर्तमान समय की आवश्यकता पूरी करता है। बिल्कुल सही। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में यही कहा गया है कि हमें अपना विकास इस प्रकार करना है कि आने वाली पीढ़ी के स्वार्थ प्रभावित ना हो और हमारा डेवलपमेंट होता रहे, हमारा डेवलपमेंट भी ना रुके। तो इसी को सस्टेनेबल, तो ये दोनों बातें सत्य हैं। और ये देखिए कारण यही है कि ऐसा विकास हो तभी तो इसमें हम लोग कह सकते हो हमारा कल्याण हो पाएगा। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर कारण और कथन दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं, यानी व्याख्या करते हैं। तो हम कह सकते हैं इसका ये सही है, ए तथा आर दोनों सही, और आर कथन ए की सही व्याख्या करता है। इसका ये क्वेश्चन इस तरह के कथन वाले क्वेश्चन आमतौर पे वैसे पीसीएस और लोअर पीसीएस के प्रश्नों में आते हैं, ध्यान रखना। चलिए हम लोग अगले पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन उठाते हैं हम लोग। निम्नलिखित सूचकांकों में कौन सा मानव विकास सूचकांक
देखिए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इसका नाम, इंग्लिश में अगर हम कहें तो हम कहेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI की गणना में सम्मिलित नहीं किया गया है। ह्यूमन डेवलपमेंट, ध्यान रखो, जीवन प्रत्याशा यानी कितने वर्ष तक मनुष्य जीवित रहेगा, ये डेवलपमेंट की पहचान है। जो ज्यादा डेवलप कंट्रीज हैं उनकी जीवन प्रत्याशा ज्यादा है। जैसे जापान सबसे ज्यादा जीवन प्रत्याशा वाला देश है, यहाँ के लोग ज्यादा लंबे समय जिंदा रहते हैं। एजुकेशन भी ह्यूमन डेवलपमेंट का सूचक है। प्रति व्यक्ति आय भी सूचक है। क्या नहीं फिर सूचक है? सामाजिक समानता असमानता दोनों। ये सामाजिक समानता असमानता से कोई ह्यूमन डेवलपमेंट का लेना देना नहीं है। ये तीन ही केवल ऐसे इंडेक्स हैं जिनको शामिल किया गया है HDI में। निम्नलिखित में से कौन सी संकल्पना गलत है? चलिए इसमें गलत ढूंढते हैं। पर्यावरण की कार्य प्रणाली प्राकृतिक नियमों से संचालित होती है। भाई पर्यावरण है क्या? प्रकृति की बात है, ये तो कथन ठीक है। पर्यावरण के तत्वों में पार्थवी एकता है, पृथ्वी से अटैचमेंट है, जुड़ाव है, ये भी ठीक है। पर्यावरण भौतिक संसाधनों का भंडार है लेकिन जैविक नहीं। पर्यावरण में तीन चीजें होती हैं, भौतिक संसाधन, जैविक संसाधन और ऊर्जा। और ये पार्ट क्या कर रहा है? जैविक नहीं, तो गलत बात है। पर्यावरण में भौतिक भी है, जैविक भी है और ऊर्जा भी है, तो यही बात गलत है। सी वाला पॉइंट गलत है, ठीक है। पर्यावरणीय व्यवस्था में स्वयं संवर्धन क्षमता विद्यमान है। पर्यावरण या प्रकृति अपने आप को खुद से एडजस्ट कर लेती, ठीक कर लेती है, ये बात भी सही, केवल हमारा सी यहां पर गड़बड़ है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। पर्यावरण किससे बनता है? मैंने कहा पर्यावरण के तीन पार्ट हैं, जैविक, अजैविक और ऊर्जा। तो यहां देखो जीवी, ठीक है, या जैविक कह सकते हो, जीवी या जैविक, भू आकृतिक, अजैविक, उपयुक्त सभी। तो यहां पर बेटर वन क्या है? उपयुक्त सभी। कथन ए, पर्यावरण अपार शक्ति का भंडार है। सही बात है, भूकंप, आंधी, तूफान सब पर्यावरण के तो पार्ट है। पर्यावरण अपार शक्ति का भंडार है, कारण पर्यावरणीय शक्तियों एवं प्रक्रियाओं के फलस्वरूप पर्यावरणीय तत्वों का निर्माण होता है। बिल्कुल सही, दोनों बातें सही है, एकदम सटीक। ए और आर दोनों सही है, इसका आंसर ये बनेगा। अगले पॉइंट पे आते हैं, देखिए पर्यावरण के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? आइए असत्य ढूंढते हैं, इसमें कौन सी बात गलत है। चलो, जैवमंडल पर्यावरण के अध्ययन की आधारभूत इकाई है। बायोम्स को यूनिट माना गया है। जैवमंडल में भौतिक और जैविक तत्व दोनों विद्यमान होते हैं। हरे पौधे अपने मृत अवयवों को अपघटित करते। इस जगह पर ध्यान रखना, जो हरे पौधे हैं या कोई भी पौधे हैं वो अपने अवयव खुद अपघटित नहीं करते हैं, उसके लिए अपघटित माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो इनको अपघटित या डिकम्पोज करते हैं। पौधे स्वयं को अपने को डिकम्पोज नहीं कर पाते हैं, बल्कि जो उपस्थित बैक्टीरिया होते हैं वो इसको डिकम्पोज करते हैं। तो ये वाली बात गलत है, ध्यान रखना। अपघटक जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते। जो बैक्टीरिया वायरस हैं ये अपना जीव थोड़ा बनाते हैं, अपना भोजन थोड़ा बनाते हैं। तो पेड़ पौधों की सड़ी गली चीजों को खा करके उसको डिकम्पोज कर लेते हो, अपने लिए एनर्जी इकट्ठा करते हैं। तो ये बात सही है। तो डिकम्पोजर्स क्या हैं? वो पौधे डिकम्पोजर नहीं होते हैं। डिकम्पोजर बैक्टीरिया, वायरस, ये सब होते हैं। चलिए, वनों को काटने का परिणाम होता है। अब जंगल काट दोगे, पेड़ पौधे काट दोगे तो क्या समस्या होगी? देखो, वर्षा और नमी में वृद्धि होगी। क्या पेड़ वर्षा कराते हैं, और काट दोगे तो क्या वर्षा बढ़ेगी बल्कि घटेगी। तो ये पॉइंट गलत है। मिट्टी का क्षरण और अनियंत्रित बाढ़, हाँ, पेड़ पौधे होते हैं वो मिट्टी के कटाव को रोकते हैं, बाढ़ को रोकते हैं, ये इसका सटीक है। उष्णता में कमी, उष्णता माने गर्मी, पेड़ कटने से गर्मी कम होगी या पेड़ बढ़ाए रखने से कम होगी? तो ये वाला गलत है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो सटीक आंसर है वो क्या है? देखो यहाँ पर परिणाम होता है मिट्टी का क्षरण, यानी मिट्टी कटती है, और अनियंत्रित बाढ़। यहाँ पर ये दो आपके सटीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, चलिए। वृक्षों तथा वनों को काटने से किस प्रकार की हानि होती है?
चेंज इन द एटमॉस्फेयर, पर्यावरण में परिवर्तन आता है भाई, आएगा, पर्यावरण तो बदलेगा ना अगर पेड़ खत्म हो जाएंगे। प्रदूषण का खतरा बढ़ता है, बढ़ता है। भूमि संरक्षण नहीं, संचरण है, थोड़ा सा गलत लिख गया यहां पर, भूमि संचरण, भूमि संचरण यहां पर ये ध्यान रखना है, भूमि संचरण। आ जाओ भाई, आ जाओ, आ जाओ। ये संचरण है, ये वर्ड मतलब कह सकते हो, अपघटन कह सकते हो, संचरण, भूमि का क्षय होता है। उपयुक्त सभी, तो यहां पर सभी बातें, पेड़ कटने से सॉइल इरोजन भी होता है, संचरण मतलब इरोजन कहा गया है। जीवों के पारिस्थितिक कारकों का योग पर्यावरण है, यह कथन किसका है? ये कथन ध्यान रखिएगा, ए फिटिंग ने कहा था कि जीवों के पारिस्थितिक कारण, यानी जीव और परिस्थितियों को मिला करके जो बनता वही पर्यावरण है। अधोलिखित में से भौतिक वातावरण का तत्व नहीं है। भौतिक वातावरण भूमि होते हैं, पहाड़, नदी, पर्वत, ये सब क्या है? भूमि। मिट्टी भी भौतिक का ही पार्ट है, खनिज भी भौतिक है। बस्तियां नहीं है, क्योंकि बस्तियां तो मनुष्य ने बसाई है ना, प्रकृति की देन तो है नहीं, तो यहां पर ये ऑड वन है। अगली स्लाइड पे चलते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट वन, धारणीय। जब धारणीय आवे तो समझ लेना सस्टेनेबल। धारणीय विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट किससे रिलेटेड है? तो मैंने बताया था आपको पीछे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है हमें आने वाली पीढ़ियों की सुरक्षा और उनके लिए प्राकृतिक संसाधन छोड़ते हुए, बचाते हुए अपने विकास को आगे बढ़ाना ही हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। यानी भावी पीढ़ी के लक्ष्यों को कह सकते हो, हितों को प्रभावित किए बिना ही अपना विकास करना एसडीजी है। तो चलिए, धारणीय विकास किसके उपयोग से संबंधित है? तो प्राकृतिक संसाधन के उपयोग से संबंधित ये बात है कि प्रकृति की चीजों को इस तरह उपयोग करें कि आने वाली पीढ़ी के लिए भी वो बचाई जा सके। भारत में धारणीय विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पादन का सबसे अच्छा स्रोत, ध्यान रखिएगा, सबसे अच्छा स्रोत परमाणु ऊर्जा है। इससे पॉल्यूशन नहीं होता है और आने वाली पीढ़ी का कोई हित प्रभावित नहीं होगा। तो ये हमारा सबसे बेटर ऑप्शन है बिजली उत्पादन का। अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। देखिए, क्वेश्चन आंसर आप 2-4 बार सुनेंगे तो धीरे धीरे करके याद हो जाएंगे आपको, इसी से प्रैक्टिस कर लीजिएगा अच्छे से। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ये तो सबको याद होगा वैसे, और नहीं याद है तो आज याद कर लो। 5 जून को प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। निम्न में से किस एक का संबंध पर्यावरणीय सुरक्षा नहीं है? धारणीय विकास, ये तो पर्यावरण सुरक्षा करता है। गरीबी कम करना, वातानुकूलन, कागज के थैले। वातानुकूलन का मतलब एसी से है, ध्यान रखिए। तो एसी क्या पर्यावरण सुरक्षा करती है? एसी पर्यावरण को हानि पहुंचाती है। एसी से निकलने वाली जो गैसेस है, ध्यान रखिएगा, वो गैसेस ओजोन लेयर को डिप्लेट यानी कि क्षय करती हैं, हानि पहुंचाती हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, इसके बाद वाले पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा, निम्नलिखित वर्षों में से कब पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ? मैंने पिछले दिन के वीडियो में आपको याद होगा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम बताया था, 1986 में पारित हुआ था। ये 1986 का है, ध्यान रखना। और उस समय हमारे भारत में सरकार किसकी थी? राजीव गांधी की, तुम्हें याद आ गया होगा। रियो 20, अभी पीछे देखो मैंने रियो डी जेनेरो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में बात की थी। रियो 20 घोषणा पत्र का शीर्षक था द फ्यूचर वी वांट। अब बात करते हैं आमतौर पर समाचारों में आने वाले रियो +20 सम्मेलन का क्या मतलब है? तो रियो +20 ध्यान रखिएगा ओजोन से संबंधित थी, ठीक है। तो आमतौर पर तो इसमें यह धारणीय विकास से संबंधित है, विश्व व्यापार संगठन से है, जलवायु परिवर्तन, अंतर सरकारी पैनल सम्मेलन है, जैव विविधता कन्वेंशन है। तो यहां पर ये जलवायु परिवर्तन से संबंधित है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं अगले हिस्से पे। पर्यावरण एक अविभाज्य समष्टि है जिसकी रचना होती है। पर्यावरण 3 चीजों से मेनली वैसे बनता है, जैविक, अजैविक और कह सकते हो ऊर्जा। फिलहाल यहां पर देखते हैं भौतिक, इन्हीं को अजैविक भी कहते हैं।
और जैविक और भौतिक एवं जैविक दोनों, ये सी ऑप्शन है। इसको आप सी यहां पर लिखेंगे, भौतिक और जैविक दोनों, भौतिक जैविक और सांस्कृतिक। यहां देखो भौतिक तो आपको पता ही है पेड़ है, भौतिक में क्या आते हैं, पहाड़, नदी, पर्वत, समुद्र, ये सब क्या है, भौतिक है। और जैविक में क्या, पेड़ पौधे और जानवर, जीव जंतु। इसके बाद ऊर्जा तो आपको पता ही है, और सांस्कृतिक वो होते हैं जो मनुष्य ने डेवलप किए हैं, तो मानव क्रियाकलाप ये सभी सांस्कृतिक के अंतर्गत आएंगे। तो इसका ऑप्शन डी सही है। वर्तमान समय में वन्य क्षेत्र उसे कहा जाता है जहां प्रकृति में मानव क्रियाओं द्वारा परिवर्तन हुआ है 50% से कम। अगर मानव की वहां 50% से कम दखल है तो उसे वन्य क्षेत्र कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन हमारा है, पर्यावरणीय निश्चयवाद के प्रतिपादक कौन थे? ये कार्ल रिटर हैं, इनका नाम याद रखना, पर्यावरण निश्चयवाद। देखो जब रिटर से आप याद कर लो, जब रिटायर हो जाता आदमी तब पर्यावरण पे ज्यादा ध्यान देता है, तो इसी से आप याद करिए, पर्यावरणीय निश्चयवाद के प्रतिपादक हैं कार्ल रिटर। पर्यावरण से अभिप्राय क्या है? भूमि, जलवायु, पौधे, पशुओं की प्राकृतिक दुनिया जो इनके चारों ओर अस्तित्व में है तो ये बात सही भी। उन संपूर्ण दशाओं का योग जो व्यक्ति को एक समय बिंदु पर घेरे हुए हैं चारों तरफ से, वो भी ठीक है। जैविक, भौतिक, सांस्कृतिक तत्व, अंतःक्रिया जो अंतर संबंधित होते हैं, उपयुक्त सभी। तो इसमें ज्यादा बेटर है लास्ट वाला कि ये सब के सब सही बातें हैं, ऑल आर करेक्ट। चलिए अगले पॉइंट पे आते हैं। सतत विकास के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है भाई? जैव विविधता का संरक्षण करना, प्रदूषण को कम करना, निरोध या नियंत्रण, निर्भरता घटाना। तो ये सब के सब सटीक लग रहे हैं, सही लग रहे हैं। तो चलिए इसको लॉक किया जाए। कौन सा भारतीय वैज्ञानिक यूनेप द्वारा फादर ऑफ इकोनॉमिक इकोलॉजी, ये बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है, ध्यान रखना, फादर ऑफ इकोनॉमिक इकोलॉजी इस नाम से पहचाना जाता है? तो ये एम.एस. स्वामीनाथन को इसका नाम ये दिया गया, उपनाम दिया गया है यूनेप द्वारा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए 27, पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी किस देश ने प्रारंभ की? तो ग्रीन आर्मी प्रारंभ करने वाला जो देश है वो ऑस्ट्रेलिया है। हरित विकास, ग्रीन डेवलपमेंट के लेखक W.M. एडम्स, ऐसे लिख दीजिएगा, एडम्स, W.M. एडम्स। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए एक नोडल संस्था? अब इस समय वर्तमान में नीति आयोग है, इससे पहले योजना आयोग था। मोदी जी ने उसको समाप्त करके नया आयोग बनाया जिसका नाम है नीति आयोग। यही हमारे भारत में नोडल संस्था है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जिम्मेदारी इसी के पास है। यही सभी गोल 2030 तक पाने के प्रयत्न में सहायता करेगी। अगले बिंदु पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सतत लक्ष्य, सतत विकास लक्ष्य SDG भारत में 2030 तक सभी के लिए पानी की उपलब्धता? अब मैंने अभी पीछे 17 आपको SDG बताए थे, उसमें से 6 नंबर पे स्वच्छता और पेयजल था। किस नंबर पे था? 6 नंबर। तो इसका आंसर क्या है हमारा? 6 नंबर वाला रहेगा। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट पे आते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कृषि मृदाएं पर्यावरण में नाइट्रोजन के ऑक्साइड अनिर्मुक्त, निर्मुक्त का अपोजिट है, इसको फिक्स कहते हैं, फिक्सेशन। तो देखो जो एजेटोबैक्टर्स होते हैं वो, ध्यान रखिएगा, पर्यावरण से जो नाइट्रोजन वो लेकर के पौधों की जड़ों में, जैसे मटर और चना की जड़ों में गांठें होती हैं, उनमें नाइट्रोजन फिक्स करते हैं। फिक्स को ये हम बोलते हैं अनिर्मुक्त। तो ये वाला पॉइंट ठीक है। कृषि मृदाएं पर्यावरण में नाइट्रोजन के ऑक्साइड अनिर्मुक्त करती हैं। मवेशी पर्यावरण में अमोनिया निर्मुक्त करते हैं, बिल्कुल फैक्ट है। यूरिया, अमोनिया पशुओं की देन है पर्यावरण को। कुक्कुट उद्योग यानी जो मुर्गा पालन है, कुक्कुट उद्योग पर्यावरण में अभिक्रियाशील नाइट्रोजन यौगिक निर्मुक्त करते हैं, ये भी सही है। तो यहां कह सकते हो 3 के तीनों बातें सही हैं। तो ऑप्शन इसमें लास्ट वाला सही है, वो डी ऑप्शन सही है, कह सकते हो। कौन सा ऑप्शन ठीक लग रहा है हमें? डी ऑप्शन, ऑप्शन डी इज करेक्ट।
तो ये कुछ क्वेश्चन आंसर मैंने अभी आपके पास रखे हैं। इसके अगले यानी आगे के क्वेश्चन आंसर के लिए आपको थोड़ा वेट करना है। अगले वीडियो में हम आपके साथ जुड़ेंगे। अगर अभी आप पहले दिन जुड़े हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करते रहें और अपने दोस्तों मित्रों के साथ शेयर करते रहें। नमस्कार।